इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 4, जिसमें हम विदेश व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उनके बारे में और ज्यादा हम जान सकते हैं। उदारीकरण मतलब क्या? फैलाना। अब देखिए, हम भारत में चीनी खिलौने के आयात वाले उदाहरण पर जो उदाहरण दिया गया था, किसका? खिलौने का, उस उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? अब होगा, इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जो खिलौना 10 रुपए का मिलता था, अब उसको महंगा हो जाएगा। तो चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उसका आयात स्वतः कम हो जाएगा। अगर भारत सरकार कर लगा देती है तो यहाँ के व्यापारी खिलौना नहीं खरीद पाएंगे। खरीदेंगे भी तो महंगा बेचेंगे तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि सस्ता मिल जा रहा है तो महंगा क्यों खरीदे, जिसके वजह से चीन का व्यापार गिर जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे और भारत के जो खिलौना बनाने वाले कंपनी है वो ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर मतलब जो सामान आया है उस पर कर लगा दो। व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। व्यापार में अपने सामान को आगे बढ़ाना है तो एक ही उदाहरण है कि बाहर के सामान पर ज्यादा टैक्स लगा दो। इससे अवरोध इसलिए कहा गया है। अब इससे अवरोध क्यों कहा गया, रुकावट क्यों कहा गया है? क्योंकि यह कुल प्रतिबंध लगाता है, मतलब कुछ प्रतिबंध लगाता है उस पे। अब देखो, टेस्ला ग्रुप क्या करते थे, कंपनी चाइना में खोल दिए हैं और सामान हिंदुस्तान में, मतलब गाड़ी हिंदुस्तान में बेचना चाहते थे। मोदी सरकार बोले 100% टैक्स लगेगा, नहीं तो कंपनी हिंदुस्तान में डालो और 18% जीएसटी के अनुसार अपना गाड़ी बेचो। लेकिन नहीं, वो बोला कि नहीं होगा। तो मोदी जी कहे ठीक है, यहाँ पर कार लाओ तो 100% टैक्स लगेगा, बस काम खत्म। तो 35 लाख की गाड़ी तो 35 लाख का टैक्स हो गया 70 लाख। 70 लाख की कोई गाड़ी नहीं खरीदता, इसलिए टेस्ला की मार्केट हिंदुस्तान में नहीं है। फिर जब कंपनी भारत में खुलेगी तो फिर टेस्ला यहाँ पर सस्ते दामों में बिकेगा। सरकार व्यापार अवरोधों का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती, जिसको बोलते हैं, नियमित करने के लिए देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। अब देखो, किसी भी व्यापार पर नियंत्रण कर सकती है सरकार कब? जब वो चाहती है। अवरोध कब लगाती है? जब विदेश व्यापार से कितना सामान आ रहा है, कितना आ रहा है, वृद्धि करना है कि उनको कटौती करना है, इसके अनुसार ये नियम तय किए जाते हैं। अगर देखो भारत में वही चीज बन रहा है तो विदेश के सामान को रोक दिया जाता है, नहीं बिकेगा तो दिक्कत है कि नहीं बिकेगा तो यहाँ पर नहीं आएगा। इंडियन मार्केट का जो माल है वही बिकेगा। अब ये बिकता है तो क्या होता है, यहाँ के मार्केट का ग्रोथ बढ़ेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अगर कर हटा दे तो बाकी कंपनियां भी यहाँ पर आकर कंपटीशन कर लेंगी, इससे भारत का निर्यात कम हो जाएगा। दिक्कत है कि नहीं? इसके लिए निर्यात बढ़ाने के लिए कर लगाए जाते हैं कि बाहर के कंपनी कम आवे। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। अब स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार विदेश व्यापार पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया था उस समय कि बाहर के कंपनियों को यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। 1950 और 1960 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था। नए उद्योग खुलने लगे थे और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देते। अब देखो यहाँ पर था क्या कि इस अवस्था में जो आयातित प्रतिस्पर्धा थी, इसमें उद्योग को बढ़ने नहीं दिया जाता था और उद्योग उसमें नहीं बढ़ती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरकों और पेट्रोलियम के आयात की कुछ अनुमति दी थी लोगों,
मतलब बाहर के देशों से दी थी कि इतना सामान आप मंगा सकते हैं, बाकी सामान आप नहीं मंगा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने, जितने भी विकसित देश हैं, विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया ही है। कोई भी देश अगर उसको विकास करना है तो अपने घरेलू सामान पे ज्यादा संरक्षण देती है। घरेलू सामान ज्यादा बिकेगा, बाहर का सामान अब कम बिकेगा। जैसे 1850 में आप देख सकते हैं सूती पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था विदेश में। भारत में करीबन सन 1931 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए थे। अब देखो, जब भारत सरकार 1991 में कुछ परिवर्तन कर दी नीति में, उसके अनुसार सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उद्योगों के लिए विश्व के उत्पादकों से, जितने भी उत्पादक है उनसे प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। अब प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं विश्व से। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा। अगर प्रतिस्पर्धा करते हैं तो देश के उत्पादन में सुधार होगा, बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा, तभी तो कंपटीशन करेंगे ना। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अब देखो, ये जो यहाँ पर नियम चालू हुआ था, जो निर्णय लिया गया था, जो प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे वो समर्थन दिए। वाह 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 वाह, करो करो करो, हम आ रहे हैं विदेश में, आपके देश में निवेश करने के लिए हम आ रहे हैं, आप करो, चालू करो। अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोध को काफी हद तक हटा दिया गया था। उसके बाद से ही FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चालू हुआ, जिसको विदेश निवेश कहते हैं, विदेशी निवेश। समझ में आ गया? इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है, मतलब आसानी से अब सामान को लाया ले जाया जा सकता है। विदेशी कंपनी यहाँ अपने कार्य और कारखाने स्थापित कर सकती है। विदेश का कोई भी कंपनी अब यहाँ पे कारखाना या कार्यालय स्थापित कर सकती है। छूट है, लेकिन कुछ छूट है, ज्यादा नहीं है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। ये जो प्रक्रिया हट गया था, प्रतिबंध हट गया था, सरकार के द्वारा हटाया गया था, उसी को उदारीकरण के नाम से जानते हैं। उदारीकरण मतलब क्या? जो पीछे का है नियम उसको बदल दो, नया नियम लगा दो, उसी को उदारीकरण बोलते हैं। बदलाव को ही परिवर्तन बोलते हैं, बदलाव को ही उदारीकरण बोलते हैं, बदलाव को ही चेंजिंग बोलते हैं। समझे? व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली। अब व्यापारी एकदम आराम से निर्णय ले सकते थे कि वे क्या आयात या क्या निर्यात करना चाहते हैं, क्या वहां पर निर्यात करेंगे, क्या वहां से आयात करेंगे। वो निर्णय ले चुके थे और लेना चाहते थे तो ले रहे थे। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण रखती थी। सरकार नियंत्रण रखना छोड़ दिया और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। क्योंकि सरकार नियंत्रण हटा ली। जो करना है आप करो, बाद में हम देखेंगे, लगा लो कंपनी, उसके बाद से हम तुमसे फड़ी आएंगे। आओ इन पर विचार करते हैं। 1 नंबर, विदेश व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? विदेश व्यापार का जो ये काम था उससे आप क्या समझते हैं? 2 नंबर, आयात पर कर एक प्रकार का व्यापार अवरोध है। अब देखो, व्यापार पर जो कर लगा दिया वही व्यापार का अवरोध, मतलब ठोकर हो गया। सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या भी सीमित कर सकती है और सरकार क्या कर सकती है, जो आयात हो रहा है उस वस्तु पर नियंत्रण करके एक सीमा लगा सकती है कि इससे ज्यादा नहीं लाना है। इसे कोटा कहते हैं। क्या आप चीन के खिलौने के उदाहरण से व्याख्या कर सकते हैं कि व्यापक अवरोध के रूप में कोटा का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? इतना कोटा ही लाना है। आपके विचार से क्या इसका प्रयोग किया जाना चाहिए? चर्चा कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए हाँ या ना।
विश्व व्यापार संगठन, इंटरनेशनल मार्केट को बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसी की वजह से तो वैश्वीकरण चला है। इसके भी फाउंडर होते हैं, इसके भी सीईओ होते हैं। फाउंडर अभी सब अमेरिका में रहते हैं इसके। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया है। विदेशी व्यापार का खोल दिया गया। उस उदारीकरण का समर्थन विदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों ने किया, जो उनके संगठन चलाते उन लोगों ने किया कि हाँ भैया आपने सही काम किया, हम आपका समर्थन करते हैं। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधों हानिकारक है। मतलब समझ लो, विदेश व्यापार चाहे विदेश से व्यापार पर सभी प्रकार के रुकावट एक तरह से हानिकारक है। कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुफ्त व्यापार होना चाहिए, मुफ्त व्यापार पूरा एकदम फ्री। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियों उदार बनानी चाहिए। विदेश का जो भी नीति है उसको आसान बनाना चाहिए हर किसी के लिए, कि हर कोई व्यापार कर सकता हो। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO। WTO का क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक माध्यम है जिसकी वजह से पूरा विश्व वर्ल्ड चल रहा है व्यापार के माध्यम से। एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और विकसित करना इसका काम है विश्व व्यापार संगठन का। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितना भी नियम हो यही तय कर सकते हैं, बाकी कोई तय नहीं कर सकता है। ये बात समझ में आया? क्योंकि इन लोगों का था कि पहल शुरुआत जो होता है, इसका पहला शुरुआत कौन किया था? जो विकसित देश है ना, तो वही एक संगठन बना दिए कि विश्व व्यापार संगठन हो गया, हम इसको पैसा देंगे, इसको फंड देंगे और बस ऐसे ही से इनसे काम करवा लेंगे और हर किसी को जोड़ कर रखेंगे। ये इन लोगों का नियम था। और यह देखते हैं कि इन नियमों का पालन हो, और ये देखते हैं कि हमारे नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश, अभी 194 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। कितना? विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 164 देश हैं, लेकिन 194 देश हैं, तो बाकी देशों में केवल आयात वहां पर होता है। वहां पर बाकी देश निर्यात करता है और वहां पर टूरिस्ट प्लेस हो जाता है, मतलब वो टापू है छोटा मोटा। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, मुक्त व्यापार करेंगे, परंतु व्यापार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। जो विकसित देश हैं वो व्यापार पर रोक लगा कर रखी है, बराबर रोक लगा कर रखती है। जैसे मैं टेस्ला पर हिंदुस्तान लगाया, चाइना पर हिंदुस्तान लगा कर रखा है। नहीं रे, तुम्हारा माल नहीं बिकेगा यहाँ पे, अपना माल है, अपना देश है, हम खुद का बनाकर बेच लेंगे, तुम्हारा नहीं खरीदेंगे। ये भारत सरकार की बोलने का था। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया, और विश्व व्यापार संगठन जो था सारे अवरोधों को हटाने का काम किया, लेकिन भारत के सामने किसी की नहीं चलती है, कोई नहीं बोलता है, बोलेगा, हिम्मत है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादकों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। अब कृषि उत्पादकों पर एक वर्तमान बहस हुआ है जिसके कारण कुछ कृषि पर नियम हटा दिया गया। गेहूं, चावल, आटा, बोरा वोरा पे टैक्स कम लगता है, लेकिन कंप्यूटर पे लग जाएगा। सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी आता है टैक्स उसमें ज्यादा लग जाता है। अब देखो यहाँ पर व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। अब व्यापार पर क्या वाद विवाद हो रहा है आप इसमें देखो। आपने अध्याय 2 में देखा है कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी, देश के जीडीपी का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र के वजह से जीडीपी आगे बढ़ता है।
इसकी तुलना में विकसित देश जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद, उसका जीडीपी में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। बाकी सब वो कंपनी लगाता है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोगों की अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धन राशि प्राप्त करते हैं। अब देखो फिर से देखते हैं यहाँ पे, फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार के उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। देखो वहां पे लोग कम है लेकिन जमीन बराबर है। सब जमीन पर खेती किससे होती है? मशीन से होती है। मशीन से होती है तो 2-3 आदमी ही पूरा कंपनी संभाल सकता है, जिसके ना काटना है, ना छाटना है, ना बोना है, ना पानी पटाने का टेंशन झंझट। तो आराम से कोई कुछ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो वैसा ही बात है कि सब कोई कुछ भी यहाँ पर कर सकता है। इसके वजह से लोग कम लगते हैं लेकिन सामान ये लोग ज्यादा बना पाते हैं, कोई भी फसल जो है ज्यादा उपजा पाते हैं, जिसके वजह से बाजार में इन्हीं का दबदबा होता है। इस भारी धन राशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादकों को असाधारण रूप से कम कीमतों पर बेच सकते हैं। असाधारण रूप से मतलब नॉर्मल नहीं समझा जा सकता है। उन लोग महारत हासिल है उन लोगों को, वे लोग कम कीमत पर बेच देते हैं। कोनो देश खरीद लेगा, बाकी देश का नहीं खरीदेगा। अधिशेष कृषि उत्पादकों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है। अब दूसरे देशों में कम कीमत पर बेच दिया जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करता है। आज बताओ हिंदुस्तान में बीज कहाँ से आता है? बीज अलग से बोया जाता है, बीज के लिए अलग गेहूं बोया जाता है, उसी से बीज आता है, जो हर कोई बीज खरीद कर ठंडे के सीजन में बोता है। जो गेहूं होगा बरसात के सीजन में धान होगा। कारण है, यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकार से सवाल, जो विकासशील देश है विकसित देशों के सरकारों से सवाल पूछते हैं, भैया क्या हो रहा है? सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम किया है, व्यापार के बाजार और उसमें आमदनी क्या बोलते हैं उसको, महंगाई को कम किया है, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया है और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। ज्यादा पैसा देकर तुम खरीदते हो और कम पैसा लेकर उसको बेच देते हो। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा। देखो फिर से, हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता देने बंद करने को कहा कि भाई बंद कर दो, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। हमको बोल रहे हो किसानों को पैसा मत दो, खुद पैसा दे रहे हो, तो पहले अपना देखो फिर मेरा देखो। क्या यह मुफ्त और न्याय संगत व्यापार है? क्या यह मुफ्त और न्याय संगत व्यापार हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये जो फार्म देख रहे हो नीचे फोटो में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आदर्श कपास क्षेत्र है। यहाँ पर कपास बोया गया है, देखो सब मशीन से कटेंगे, जिसमें हजारों एकड़ भूमि, हजारों एकड़, आंख से देख लो, जहां भी देखोगे केवल आपको कपास ही कपास दिखेगा, और जिसका स्वामित्व एक बड़ी कारपोरेट कंपनी के पास है, और जिसका मालिक एक बड़ा सा कारपोरेट कंपनी वाला है जो सारा खेती बाड़ी संभाल रहा है और कर रहा है, इतना बड़े क्षेत्र में काम कर रहा है। आओ इन पर चर्चा करते हैं, जिसमें देखेंगे 1 नंबर कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर आप इसको खुद से करेंगे, 1 नंबर खुद से करना है, 2 नंबर में बताता हूं। आपके विचार से विभिन्न देशों के बीच अधिक न्याय संगत व्यापार के लिए क्या किया जा सकता है? अधिक से अधिक व्यापार के लिए क्या किया जा सकता है? 3 नंबर, उपयुक्त उदाहरण में हमने देखा है कि अमेरिकी सरकार किसानों को उत्पादन के लिए भारी धनराशि देती है, ठीक है। कभी कभी सरकार कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं जैसे पर्यावरण के अनुकूलन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती है। यह न्याय संगत है या नहीं, चर्चा करें। अमेरिका तो दे देता है, लेकिन
बाकी लोगों को देने के लिए मना करता है, मत दो, हम बोलबो, हम बोलब, तुम मत दो। ऐसे ही ये लोग बोलते हैं। अब अगले भाग में पढ़ेंगे भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, कि भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप जरूर करना।